हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ नेदरलैंड पासपोर्ट के बारे में कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको प्रोसेस है यहाँ पे, कैसे आप ले सकते हो। देखो, ये मेरा नेदरलैंड पासपोर्ट है। इसमें काफ़ी सारे स्टैंप लगे हैं। मैंने काफ़ी सारी कंट्री गई हूँ तो वहाँ के स्टैंप लगे हैं। प्रोसेस में ऐसे होता है कि जैसे आप इंडिया से आओ, अभी तो रूल्स बदल दिया है 2007 की 12 से मेरे ख्याल, क्योंकि मेरी स्कूल ख़त्म हो गई उसके बाद में अब क्या प्रोसेस होता है मुझे पता नहीं है। क्योंकि स्कूल होती है ना, तो स्कूल में सब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे आपके पास अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी होता है प्रोसेस में वो लोग बताते हैं। मगर अभी क्या है कि अब मेरी स्कूल ख़त्म हो गई ना, तब ये प्रोसेस का मुझे पता नहीं चलता है। तो उसी की वजह से मैंने है ना आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जैसे आप इंडिया से या कोई भी कंट्री से आओ, तो आप हो सके तो थोड़ा नेदरलैंड सीख के आओ। सीख के मतलब कहाँ क्लासेस चलते हैं वहाँ पे सीख सकते हो आप, या ऑफ इंटरनेट से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो। हाउ टू नेदरलैंड ताल त लेरन ऐसे करके भी लिख सकते हो आप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि कैसे आपको लिख के करना है। अभी ठंडी काफ़ी है, इसी के लिए मैंने बड़ा वाला जैकेट पहन लिया है। तो है ना, आपको पहले प्रोसेस थोड़ा सीख लोगे ना, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल मैंने सुना है तब तक अब कंपलसरी कर दिया है नेदरलैंड ताल का, कि आपको सीख के ही आना होगा। जब मैं आई थी 2003 में, तब मेरे को सरकार ने सिखाने का पैसा दिया था स्कूल का, नीफो 1 और नीफो 2। मगर मेरी घर की प्रॉब्लम या थोड़ी ऐसी वजह से कि मैं नहीं स्कूल पूरी कर पाई। मगर मैंने है ना 2011 के 12 में फिर से स्कूल शुरू की। 3.5 साल लगे मुझे, क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती नहीं थी। मगर थोड़ा था कि बच्चे स्कूल जाते, बच्चे बोलते, तो उनकी भाषा से भी थोड़ा सीखने को आसानी पड़ती है। तो उसी की वजह से मेरे को और आसानी पड़ गई थोड़ा बातचीत करने को, और इजी पड़ गया स्कूल में। जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए मुश्किल है। जैसे हम वन 1 2 3 लिखना नहीं जानते तो लिखना मुश्किल होता है, गिनना भी मुश्किल पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे ताल इतना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ताल मुझे सिखाते थे ना मुझे पहले थोड़ी इंग्लिश भी आती थी मगर ये लोगों ने क्या किया, इंग्लिश पूरी छुड़वा दी कि इंग्लिश बोलना ही नहीं है तुमको, खाली नेदरलैंड बोलो। जब तुम नेदरलैंड बोलोगे तो ही तुम सीख पाओगे। जो तुम इंग्लिश भी बोलोगे और नेदरलैंड भी बोलोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ऐसे करते मेरी पूरी इंग्लिश भी चली गई। अब क्या हुआ, नेदरलैंड तो मैं सीख गई, मगर एग्ज़ाम देना उतना आसान नहीं है मेरे लिए, तो मुश्किल था। जिसको इंग्लिश अच्छी से आती है ना उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड और नेदरलैंड के वर्ड सेम है लगभग, तो उसका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। मगर जिसकी स्कूल दल्ले 12वीं या बीकॉम है, मगर गुजरात में गुजराती हूँ, तो गुजराती मीडियम में मैं पढ़ी हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि कितने वर्ड है कि तुम समझ ही नहीं पाते। ई और आई लिखा है, उसको आई बोलते, मगर हमारे इंग्लिश में दूसरी टाइप से लिखते हैं। फिर बड़ा ई, बड़ा एफ, छोटा वी, ये एफ और वी दोनों सिमिलर में ये लोग लिखते हैं, तो वो सब इतना कंफ्यूज था। प्लस फिर घड़ी का जो 15 मिनट होता है, ओफर एंड क्वार्टर, वो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कि वो मेरे को इतना मुश्किल पड़ता है कि मैं उसको सोचती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। तो मैं जब उन लोगों को बोलती हूँ कि मुझे इंग्लिश में समझाओ, तो फिर वो लोग बोलते हैं 12 o'clock 15 मिनट, तो मैं समझ जाती हूँ कि 12:15 बोल रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत है कि जिससे आपको मुश्किल तो नहीं मगर समझने को बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ी आप सीख के आओगे ना, तो क्या होता है कि थोड़ा आसानी पड़ जाता है आपको
कि आप लैंग्वेज और जल्दी से सीख पाओगे। मगर यहाँ पे जो इंडियन लोग आते हैं उनको जो प्रोसेस, आप चाहे एग्ज़ाम निकाल लोगे, आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, मगर आप 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ का रूल्स है कि 5 साल तक आपको ये देश में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी फ्रेंड है एक, उसको 4 साल हुए, तो मैंने बोला तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया? बोले नहीं अभी मैं नहीं कर सकती। तो मैंने बोला तुम्हारे पास तो एग्ज़ाम का पेपर आ गया, सर्टिफिकेट है, अब तो तुम अप्लाई कर दो। बोले नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे को रूल्स के हिसाब से 5 साल के बाद मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आप ख्याल करके चलना कि आप 5 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते हो। अभी शायद रूल्स बदला हो तो मुझे पता नहीं है, मगर मेरे टाइम से जब से मैं आई हूँ तब से तो यही रूल्स है। और स्कूल इतना मुश्किल नहीं है, मगर अब क्या है, अब मुश्किल ज़्यादा कर दिया, क्योंकि अब आपको जो स्कूल की फ़ीस है अपने आप भरनी होगी और वो रिफ़ंड भी नहीं मिलेगी। पहले क्या था कि स्कूल की फ़ी आपको भरनी है और रिफ़ंड भी मिल जाता है, मगर प्लस शायद अभी रूल्स बदले हो, क्योंकि यहाँ पे हर साल रूल्स बदलते हैं। जो रूल्स बदले हो, और शायद जो मे बी ऐसे हो कि वो आपको रिटर्न कर सकते हैं, तो वो पता नहीं। मगर मेरे टाइम पे था कि मुझे सभी एग्ज़ाम पे 2-2 दफ़ा सरकार पे करेगी। जैसे मानो कि पहली 4 एग्ज़ाम थी मेरी, थी एक पोर्टफोलियो थी। पोर्टफोलियो में क्या है कि आपको 20 सब्जेक्ट मिलेंगे। उस पे आपको एक दुकान का मिलेगा, एक आपके बाजू वाले का मिलेगा, एक एक डॉक्टर का मिलेगा। ऐसे करके 20 सब्जेक्ट मिलते हैं। वहाँ पे जाके आपको बात करनी है उनसे, छोटा सा इंटरव्यू लेना है कि आप बात कर पाते हो कि नहीं। तो जो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पोर्टफोलियो में आपने सब बात की है, टेलीफोन नंबर लिया है, तो वो लोग मे बी कॉल करके पूछते भी है कि ये पर्सन आया था, आपको आपसे क्या बात की, क्यों इसने इन्फॉर्मेशन ली। वैसे मतलब वो लोग समझना चाहते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड तो होता ही नहीं है, मगर वो लोग समझना चाहते हैं कि आपने जो इंटरव्यू दिया था वो सच में दिया है कि आपने अपने हिसाब से ही लिख के रख दिया। मगर यहाँ पे गलत काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो पर्सन का लिख के देता है, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी सिग्नेचर होती है, उसका साइन हो, स्टैम्प, दुकान का स्टैम्प होता है, तो वो गलत कर ही नहीं सकते। और वो जो होते हैं वो सही जवाब देते हैं भी। ऐसे नहीं अपने इंडिया में कि बोल दो कि भाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं वैसे नहीं करते। नहीं समझते तो नहीं बोलते हैं। तो उसी की वजह से अब तो काफ़ी सारा मुश्किल कर दिया, क्योंकि मेरे टाइम पे था कि सीरिया में से जो प्रॉब्लम काफ़ी हुआ था, तो सीरिया के लोगों को, दूसरे लोगों को जो ओवरलॉक होता था देशों में, तो सरकार ने फ्री में यहाँ पे लोगों को बुला लिया था। अब क्या हुआ, जो लोग यहाँ आ गए वो लोग अब वापस जाना नहीं चाहते, कंपलसरी जाने को भेज रहे, मगर तभी अभी सरकार लड़ रही है। अब जो देश में से निकल गए वो देश वाले भी ये लोगों को वापस लेना नहीं चाहते। तो उसी की वजह से अब क्या हुआ कि जो लोग यहाँ ठहर गए वो लोगों को अब मस्ट रुकवाना पड़ेगा, वो लोगों को कई और कंट्री भेज नहीं सकते। उसी की वजह से अब सरकार यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई। सरकार ने बोला कि अब स्कूल की फ़ीस, क्योंकि अब सरकार के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया, तो उन लोगों ने बोला कि अब स्कूल की फ़ीस हम लोग बंद करते हैं, रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा, आपको अपने से पे करना है, अपने से स्कूल में पढ़ाई करनी है। आप पास हुए फेल हुए आपका प्रॉब्लम, मगर स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। मेरे टाइम पे 2 लड़कियां ने भरी थी 2012 की 13 में, लगभग 10,500 यूरो। मगर वो लोगों को था कि लास्ट ईयर था कि जो वो लोग एग्ज़ाम पास कर देते दिसंबर से पहले, तो वो लोगों को रिफ़ंड मिल जाता। ऐसे वो लोगों ने मुझे बताया था। तो मैंने बोला चलो, मेरे पास शायद टाइम था लास्ट दिसंबर,
क्योंकि मुझे 2003 से 2014 तक मेरी फाइल हर साल चली थी कि तुम तुम स्कूल पढ़ो। मैंने नीफो 1 तो किया था, उसके बाद में मैंने स्कूल स्टॉप कर दी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए यहाँ का पासपोर्ट, मुझे इंडिया का पासपोर्ट देना ही नहीं है। मेरे जैसी पागल आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये पासपोर्ट की वैल्यू इतनी है कि पूरे वर्ल्ड आप ये पासपोर्ट लेके जा सकते हो, इतनी इसकी वैल्यू है। मगर मैंने बोला मुझे पासपोर्ट चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। हर साल मेरी फ़ाइल खुलती थी, हर साल मेरी फ़ाइल बंद हो जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर लास्ट बोला कि देख अब मुश्किल कर रहे, क्योंकि पहले था मुझे, जब मैं 2003 में आई तो मुझे 1 ही साल का फर्बलाइफ फर्क्यूनिंग बोलते हैं यहाँ पे, जो रहने की परमिशन होती है, पास की तरह ही मिलती है। जैसे ये पासपोर्ट का है ना, जैसे ये पासपोर्ट का है वैसे ही समझो कि पास मिलता है। जैसे हमारा नॉर्मल पास, बैंक का पास कैसे होता है, वैसे ही पास मिलता है। उस पर लिखा होता है 1 साल का। पहले वो लोग देखते हैं 1 साल में सब कुछ अच्छी से जाता है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर वो लोग करते हैं 5 साल का। 5 साल का, तो 5 साल के बाद फिर दूसरे 5 साल पे करने का, वैसे होता है यहाँ पे रूल्स। तो मगर आपको जो आपके पास 5 साल नहीं हुए तो आपको वो 5 साल का ही रहने का परमिशन देंगे। आपके पास काम होना चाहिए, घर होना चाहिए, सब कुछ, तब फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मुझे पता है तब तक, बाकी आगे पता नहीं, शायद रूल्स बदले हो, क्योंकि यहाँ पे हर साल रूल्स बदलते हैं। मुझे कोई अब रूल्स बताने वाला है नहीं, तो कोई मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकाल देना कि मैंने ऐसे बोला वैसे बोला। मैं जब थी तब की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे ऐसी सिस्टम थी यहाँ पे। तो उसके लिए आपको पहले साल मैंने पे किया था कार्ड का, यहाँ पे रहने का 275 यूरो। मुझे थोड़ी नींद आ रही है ना। 275 यूरो मैंने पहले साल किया था। फिर पहले था कि क्रोनिंगन में ही हम अप्लाई कर सकते हैं, मगर अब अप्लाई करने का चला गया है सवाल। यहाँ से 1 घंटा पड़ता है। जैसे आप इंडिया में बड़ौदा से अहमदाबाद जाते हो, 1 घंटे का रास्ता पड़ता है, वैसे तो वहाँ पे अब ये लोगों ने कंट्रोल कर दिया है। मगर अब क्या हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो अब ये लोगों ने क्या किया है कि अब ये लोग मांगते थे कि 5 साल का निकाल दे, हर साल अप्लाई करने का, ऐसे कर दे। तो अब हर साल तुम सोचो 375 यूरो हर साल अप्लाई करने को दोगे तो तुम्हारा कितना कॉस्ट हो जाएगा। तो मैं इंडिया गई 2007 में कि 8 में, तो मेरे आसपास वाले लोगों ने भी बोला कि पागल तेरे जैसी हमने कोई देखी नहीं है। यहाँ पे इंडिया में लोग करोड़ों रुपये दे के बाहर जाते हैं, और प्लस तो भी वो लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, प्लस वीज़ा मिलता है भी तो भी वो लोगों को परमिशन नहीं मिलती है 2 साल 5 साल बाद आ जाने का वापस इंडिया। तो बोले तेरे को इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो तू पढ़ ना, क्यों नहीं तू पढ़ रही है, तुझे सरकार पढ़ा रहा है, हम लोगों को तो ऐसे मिलता ना, तो हम लोग कितना पढ़ के आगे निकल जाते भी। तो भी मैंने नहीं सीरियस लिया, मैंने बोला नहीं, मुझे पासपोर्ट देना ही नहीं है मेरा। तो लास्ट फिर 1-2 जने से सुना मैंने कि इंडिया का पासपोर्ट भी ये लोग नहीं लेते, प्लस इंडिया के हिसाब से पीओ कार्ड मिलता है। तो पीओ कार्ड से जैसे आप इंडिया की परमिशन ही इंडिया में रहते हो ना, इंडिया का पासपोर्ट है, वैसे ही आपको मिलता है। देखो ये है मेरा पीओ कार्ड। तो इसमें है यहाँ पे 2013 की 14 में आए थे नरेंद्र मोदी, तब से उन्होंने सिस्टम बदल दी। पहले हमारे पास था पीओ कार्ड, 15 साल का हम लोगों ने अप्लाई किया था, क्योंकि नेदरलैंड पासपोर्ट है तो हमको वीज़ा लगेगा। मगर दूसरी कंट्री के जो होते तो उनको प्रोसेस बहुत लंबा होता, मगर मेरे पास इंडियन पासपोर्ट था, तो उसी की वजह से मेरा प्रोसेस शॉर्ट हो गया। मेरे नाम पे मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को ये पीओ कार्ड मिल गया।
तो हम लोगों ने लिया था, अभी 4 महीना ही हुआ था हम लोगों ने अप्लाई किया था। 375 एक पर्सन के भरे थे हमने, तो 4 लोगों के हमने पीओ कार्ड बनवाया था। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करके सब बना के फिर भेजा था, तो 8 हफ्ते में बन के इंडिया से पास ये पीओ कार्ड आया था। तो अब उसी के बाद में हम लोग क्या हुआ कि कुछ कुछ काम था हम लोगों को, तो हम लोग इंडिया की एम्बेसी में गए, तो हमको एक लड़की ने बताया, बोला आप पीओ कार्ड क्यों अप्लाई कर रहे हो, अब तो लाइफ टाइम का कर दिया है। मैं बोली है हमको तो पता ही नहीं। तो उसी की वजह से फिर हम लोग प्रोसेस में रहे, हमारे पास टाइम बहुत कम था। मार्च की 3 तारीख तक था कि तुम रिटर्न अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो उसके बाद में पर पर्सन लगेगा 375 यूरो। और वैसे हमने खाली इसका पे किया पर पर्सन 5 यूरो, तो वो बन के नया आ गया। ये वही वाला आया है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है, मगर इस पे ये स्टैंप लगा दिया कि हमारा अब लाइफ टाइम का हो गया। अब हम अब इंडिया में जाएंगे तो हम इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। जब क्या था कि ये जो पासपोर्ट था ना, तो उसमें क्या कि यहाँ की सरकार को हमको बताना ज़रूरी था, हम 3 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते। जो रुकना है तो बताना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्यों रुकना चाहते ये वो। मगर नरेंद्र मोदी ने हम सबको थम्स अप दे दिया कि ये आने के बाद में अब यहाँ की सरकार को हमको राइट नहीं है पूछने को कि आप क्यों वहाँ पे रह रहे हो, क्या करोगे वहाँ पे। मतलब नरेंद्र मोदी ने इंडियन पीपल के लिए बहुत बहुत अच्छा काम किया। ये चीज़ दे के हम लोगों को लाइफ टाइम का वीज़ा कर दिया। यहाँ पे इंडिया का वीज़ा 80 to 85 है 6 महीने का। उसमें भी आपको पता है 6 महीने आप आ जा नहीं सकते हो। आप एक दफ़ा गए और वहाँ से आए, आपका वीज़ा ख़त्म। आपको दूसरी दफ़ा 6 महीने के बीच में चले 2 महीने बाद आपको फिर जाना है, फिर आपने नया वीज़ा निकलवाना है। इतना स्ट्रिक्ट था और इतना प्रोसेस है, इतना कागज़ मांगते हैं रे बाबा। तो उसी की वजह से मगर इंडियन पीपल के लिए काफ़ी आसानी कर दी। और ये पासपोर्ट से मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 महीना फ्री वीज़ा रह सकती हूँ, मुझे वीज़ा लेने को ज़रूरी नहीं है। पूरे यूरोप में मैं फ्री ये पासपोर्ट लेके घूम सकती हूँ, इसमें भी मुझे कोई वीज़ा नहीं लगेगा। प्लस अमेरिका में भी जाना हो तो ये पासपोर्ट से हम 3 महीना तक फ्री में रह सकते हैं। मगर अभी क्या है, लंदन यूरोपियस यूनियन में से निकल गया है। जब मेरे पास हमारे इंडिया के ही लोग बैठे हैं ना वहाँ पे, बाहर के तो कोई गए नहीं है। 80% लोग इंडियन हैं हमारे वहाँ पे। मैं तो खुद घूम के आई हूँ। साउथ तो पूरा हमारा इंडिया ही देख लो, फैमिली पूरा हमारा इंडिया ही देख लो। मगर हमारे इंडियन लोग ही वहाँ पे बैठ के इतनी प्रफ मारते हैं, इतनी प्रफ मारते हैं कि भाई हम ही बहुत बड़े हैं, हमारे पास ही सब कुछ है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये राइट है कि रॉन्ग है, आप मुझे नीचे लिख के बताना। मैंने तो खुद देखा, मैंने तो खुद जाना। यहाँ की एम्बेसी अभी थोड़ी तो अच्छी है लंदन के हिसाब से। लंदन में जब आपको अपॉइंटमेंट है उसके 5 मिनट पहले ही अंदर जाने देंगे, और एक ही पर्सन को जिसका काम है उसी को जाने का। और बाहर चाहे बारिश हो चाहे जो भी हो, नहीं बाथरूम है, कुछ भी नहीं। आपको कभी भी बाथरूम जाना या कहीं, तो आप कहाँ जाओगे, रोड पे लाइन खड़ी कर देते हैं। मतलब इंडियन हो के इंडियन लोगों की इतनी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, थोड़ी तो इज्जत रखो यार। आप इतनी बड़ी ऑफिस में बैठे हो और आप जैसे अरे गहरे समझते हो। लोग कितना पैसा लगा के इंडिया से जाते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, लाखों लाखों रुपये फीस देते हैं, और तब जाके उनको अप्लाई करने को मिलता है। आप टोफेल की एग्ज़ाम देख लो, टोफेल की एग्ज़ाम भी उतना आसान नहीं है। उसके लिए भी आपको क्लासेस का पे करना होता है, आपको रोज का आने जाने का खर्चा, प्लस वहाँ पे सिक्योरिटी पे कितना पैसा दिखाना पड़ता है, प्रॉपर्टी रखवानी पड़ती है। मैंने तो सुना है
मैं जो सुना है वही मैं बोल रही हूँ। मैंने टोफल की एग्ज़ाम तो दी नहीं है, तो मगर लोग जाते, मेरी फैमिली में भी 2-3 लोग गए, तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है बाहर के देश जाना। अपने इंडिया में चाहे जहाँ पे भी चले जाओ, जो भी करो फ्रीली है, मगर ये देशों में फ्री नहीं है। ये देशों में रूल्स है। आपने जो साइकिल चलाई, साइकिल के सिग्नल तोड़ी तो भी आपको फाइन मिलेगा। आपको रोड क्रॉस करना है, जो आपने लाल लाइट में भी क्रॉस किया तो भी आपको फाइन मिलेगा। लाल लाइट पे आपने गाड़ी चला दी तो भी आपको फाइन मिलेगा। और वो ऐसा नहीं है हमारे इंडिया की तरह कि चलो फाड़ के फेंक दिया या कुछ भी, नहीं भरेंगे तो चलेगा। नहीं, भरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। खाली आपका नाम, कुछ नहीं चाहिए वो लोगों को, खाली आपका नाम बोलो, पूरी डिटेल कंप्यूटर में पूरी निकाल लेंगे। तो आप भाग ही नहीं सकते। आप जो एक फाइन नहीं भरा तो वो डबल होके आएगा, दूसरा फाइन नहीं भरा तो वो 3 गुना होके आएगा, और चौथी चौथी दफा तो वो चीज़ ही उठा के ले जाएंगे और बैंक में से ही ऑटोमेटिक काट लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ की सरकारों से आप लड़ नहीं सकते। वो बात तो मैंने देखी कि इंडिया में तो चलो घूस दे के भी काम चला लो, यहाँ नहीं होता। यहाँ तुम चाहे जितना बड़ा यूनिफॉर्म पहना है, चाहे जितना बड़ा पर्सन हो, लाइन में खड़े रहो। आपको जब ज़रूरत है, काम है, तो जैसे नॉर्मल पर्सन खड़ा है वैसे भी आप खड़े रहो। मतलब यहाँ रूल्स रेगुलेशन बहुत है, बहुत है। इसके लिए मैंने फिर चोटी बांध के मैं काम पे लग गई। मैंने जो पढ़ाई शुरू कर दी, दुकानों में जाती थी, लैंग्वेज सीखती थी। मुझे पता है कि इसकी प्राइस 1 यूरो है, तो मगर मैं वो लैंग्वेज सीखना चाहती थी कि कैसे मैं उसको सीखूं। जब भी आप आओ, मैंने देखा यहाँ पे भी मार्केट में लोग बहुत इंग्लिश में ही बात करते हैं। चाहे वो 6 महीना हो गया हो, चाहे साल हो गया हो। अच्छा, कोई को क्या है, परमानेंट नहीं रहना है। स्टूडेंट्स वीज़ा आते हैं कि चलो भाई हम पढ़ाई करके वापस चले जाएंगे इंडिया, तो दूसरी बात है। मगर जो आपको यहाँ स्टे करना है तो आप ट्राई करो, ज़्यादातर इंग्लिश ना बोलो। आप नेदरलैंड ट्राई करो, थोड़ी इंग्लिश बोल दो, मगर साथ में थोड़ा डच का भी यूज़ करो। तो ऐसे ऐसे करते क्या होगा कि आपकी लैंग्वेज भी सुधरेगी, आपको आसानी भी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, एक बात है हमारे इंडिया में है कि तुमको इंग्लिश अच्छी नहीं आती या दूसरी भाषा अच्छी नहीं आती है, तो कोई कोई लोग हंसते, आपका मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं बोलती हूँ कि सब लोग उड़ाते हैं मगर आपका मजाक उड़ाते कि वो आपको ऐसे बात करते हो, आप कैसे बोलते हो, आप अच्छी से नहीं बोलते हो। यहाँ पे कोई आपको ऐसे नहीं करेगा। उल्टा यहाँ के लोगों ने ही मुझे इतना एनकरेज किया कि ताकि आज मैं इतना स्टेबल हूँ। मैं जो भी बोल पाती हूँ यहाँ के लोगों की वजह से। जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आती और वो इंग्लिश बोलेगा तो उसकी इंग्लिश सुन के आपको थोड़ी हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो जैसे सीखा हुआ इंसान बोलता है वैसे वो नहीं बोल पाते। जैसे मेरे बच्चे जो नेदरलैंड बोल पाते वैसे नेदरलैंड में नहीं बोल पाती, और मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है हमको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि भाई चलो हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों हम अपने को नीचा दिखाए या क्यों हम सॉरी बोले किसी को। नहीं, गलती है तो बोल दो। सॉरी बोलने से जो इंसान की गलती सुधरती है, तो सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा तो नहीं हो जाएगा। तो मेरे बच्चे मेरे को सिखाते थे कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे बोलो, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे बोलो। कभी कभी तो हंसते भी थे, मम्मा तू बात अच्छी से नहीं करती है, जा तू अंदर जा, हम लोग बात कर लेंगे। तो क्या होता है कि फिर मुझे समझ में नहीं आता था ना, तो मैं पहले क्या था कि मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे थे, लगभग 3 साल के होंगे। मेरे बच्चे नेदरलैंड में बोलते थे, टीचर से बात करते थे और फिर ट्रांसलेट करके मुझे हिंदी में समझाते थे। मैं एक्चुअली हूँ गुजरात की, मगर मेरी फैमिली है साउथ अमेरिका, सूरीनाम से, तो वो सब हिंदी बोलते हैं। तो मैंने बोला कि देखो गुजराती तो मैं गुजरात में जाऊँगी तभी मैं बोल पाऊँगी,
मगर हिंदी तो ऑल वर्ल्ड में चलती है। और हिंदी क्या है, मेरी फैमिली के साथ भी बच्चे बैठेंगे, सब साथ में होंगे तो वो हिंदी समझेंगे तो हिंदी में बात कर पाएंगे। इसी की वजह से मैंने प्रीफर समझा कि नहीं, मैं हिंदी में ही बात करूँगी, हिंदी ही बोलूँगी। और कभी कभी क्या होता था, मुझे पता चलता है तभी मैं बच्चों को बोलती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, मुझे समझाओ ना। तो वो लोग फिर हिंदी में मुझे समझाते थे। तो उससे क्या हुआ, अगर मेरे माइंड में दो चीज़ें बैठी, एक तो हिंदी भी करेक्शन किया और नेदरलैंड भी करेक्शन किया कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती हुई है, ऐसे हुई है। मगर प्रोनाउंसिएशन मेरी अभी बहुत गलत हो गई है क्योंकि मेरी स्कूल छूट गई है, अब मेरी स्कूल ख़त्म हो गई, अब मुझे आगे पढ़ना है। तो अब मेरी फाइल 2014 में ख़त्म हो गई। अब सरकार ने बोला कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम था पढ़ने का। उस टाइम पे मैं जितना पढ़ना मांगती सब फ्री में मुझे पढ़ाते। मगर मेरी भी गलती है, मैं नहीं पढ़ी। तो अब मैं पढ़ना चाहती हूँ मगर अब बहुत देरी हो गई। अब स्कूल की फ़ीस बहुत है, एग्ज़ाम की फ़ीस बहुत है कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती। 5,000 एक साल की फ़ीस, मानो इंडिया के हो गए 3.5-4 लाख। मेरी कोई साइड इनकम भी नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगी उतना पैसा। और मैं फेल हो गई तो वो पैसा भी मेरा गया। इसी की वजह से मैं बैठी हूँ आराम से। अभी ये मेरे बेटे ने यूट्यूब चैनल मेरी बना दी है कि मम्मा तू थोड़ी बिज़ी रहे, थोड़ी एंजॉय कर, अच्छे अच्छे वीडियो में डालो। मगर मुझे पता नहीं मेरा लास्ट इसका मुझे कोई प्रोसेस नहीं पता चलता है, मेरा बेटा ही मेरे को सब कुछ करके देता है। अभी लास्ट दिसंबर में मैंने एक कंप्लेन आई थी यूट्यूब से, तो वो कंप्लेन पे मैंने है ना उसने मुझे 7 दिन का मौका दिया कि 7 दिन के अंदर ये वीडियो हटा दो, नहीं तो हम आपको स्ट्राइक कर देंगे। अब मैंने क्या सोचा कि मैंने उल्टा समझा कि 7 दिन के बाद मेरी स्ट्राइक हट जाएगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैं मेरे बेटे को रोज़ याद करती थी मगर भूल जाती थी पूछना। 7वें दिन आ गई स्ट्राइक। ओह बाय गॉड, मैं बोली अब क्या हुआ, मेरी चैनल तो गई। तो मैंने बोला इतनी मेहनत लगी है मेरे को, कम से कम 6 महीने से मैं लगी हूँ ये चैनल के पीछे, मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ। मगर अभी मुझे थंबनेल लगाना नहीं आता है, अच्छी से कैसे इसको चलाना है वो मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बेटा बोलता है मेरे को जितना पता है मैंने इतना बता दिया, उसी पे मैं अपनी चैनल चलाती हूँ। तो अभी क्या हुआ कि उसके बाद में दूसरी स्ट्राइक पता नहीं कौन वीडियो पर लग गई। अब मैंने ख्याल नहीं किया, अभी मेरे को ईमेल भी नहीं आया। पहली वाली स्ट्राइक का ईमेल आया था मगर दूसरी वाली का नहीं आया, तो अब मुझे पता नहीं चला। तो दूसरी भी मेरी स्ट्राइक लग गई। वो स्ट्राइक मेरी कल ही निकली है, 8 मार्च की थी, तो वो कल निकली। वो मेरे को 31 दिसंबर से स्ट्राइक मारी है, अभी तक मेरी स्ट्राइक है। 31 मार्च के बाद मेरी स्ट्राइक ख़त्म हो गई। मेरे पास अच्छे अच्छे वीडियो है मगर मैं लैपटॉप से सॉन्ग वगैरह रख के मैं नहीं रख सकती क्योंकि मेरा स्ट्राइक है। तो अब ये चीज़ मुझे पता नहीं चलती है। मैंने बोला चलो ठीक है, स्ट्राइक है जाने दो, अब मैं अपना वीडियो बना के रखूँगी तो स्ट्राइक आएगी ही नहीं। ये पीओ कार्ड गिर गया था। तो पासपोर्ट का ऐसे है। तो अभी क्या है कि ये पासपोर्ट अप्लाई करने का मेरे टाइम पे लिया था 875 यूरो, इंडिया के नहीं सॉरी यूरो, 875 यूरो लिया था। तो मानो इंडिया के कम से कम हो जाएंगे, अभी तो रेट बहुत बढ़ गया। मेरे टाइम पे था 64 का रेट, यूरो कन्वर्ट करते इंडियन रुपीस में तब। मगर अभी अभी का पता नहीं क्योंकि इसके लिए भी है, एक प्रोसेस होता है। पहले आप 4 एग्ज़ाम ख़त्म करोगे, उसका रिज़ल्ट आने को ही कम से कम 1 से 1.5 महीना लगता है। एक तो होता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का तो बहुत जल्दी है, मेरे ख्याल वो 2 हफ्ते में ही मेरे को रिज़ल्ट मिल गया था। और टीचर इतना अच्छा था, यकीन नहीं करो। उस दिन पहले मैंने अपने से एग्ज़ाम दी थी, मैं फ़ेल हो गई, मेरा 100 यूरो एग्ज़ाम का चला गया। उसमें होता है पोर्टफोलियो में आपके कहाँ कहाँ गए, किससे बात की,
उसके ऊपर बोलने का एक होता है और एक लिखने का होता है। तो लिखने का मेरा है ना, हरदम का मेरा बहुत गलत हो जाता है। समझती हूँ मैं मगर लिखती हूँ कुछ और, तो उसी की वजह से उसमें मैं फेल हो गई। तो अभी दूसरी दफ़ा मैंने एग्ज़ाम दी ना, तो मैं है ना थोड़ी जल्दी में गई सर को देने को। तो सर ने ऐसे ऐसे करके पढ़ा, बोले ये तुमने एक्चुअली एग्ज़ाम में था लिखने का कि मेरे को लिखना है फ्रेंड को लेटर, और मैंने लिख दिया था उल्टा। फ्रेंड का लेटर कैसे मेरे को आता है वैसे मैंने कुछ लिखा था, अभी कंप्लीटली याद नहीं है। तो सर ने पढ़ा, सर बोलते हैं कि heb jij een beetje fout schrijven? हम बोली हैं एग्ज़ाम में सर जब आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते तो उसका मतलब सोचो कि वो दूसरे मेरे गॉड फादर थे। क्योंकि अब मेरे पास दूसरा चांस था एग्ज़ाम देने का, मगर वो 3 महीना बाद में दे पाती। और मुझे है ना लंदन का क्रेज़ बहुत था, मुझे लंदन जाना है, मुझे लंदन जाना है। बस ये पासपोर्ट मैंने क्यों निकलवाया, आपको हंसी आएगी। ये पासपोर्ट निकलवाया मैंने लंदन जाने के लिए, क्योंकि लंदन में है इंडियन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। लोग बैठे ही इंडियन है मगर इंडिया के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ का पासपोर्ट होगा तो आप ऑल्ड वर्ल्ड घूम सकते हो। देखो अपने इंडियन होके ही कैसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अपने इंडिया के काफ़ी सारे रूल्स वहाँ पे चलते हैं, जैसे हमारा खाना मिलता है, हमारे कपड़े पहनते हैं, हमारे मंदिर है, सब कुछ है। तो फिर इंडियन पीपल को आप प्यार प्यार क्यों नहीं करते? प्यार करना चाहिए ना। वहाँ की गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देती है मगर अपने इंडियन लोग को नहीं मांगते। सच बात बताती हूँ, मैं तो खुद देख के आई हूँ। तो जब ये पासपोर्ट मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे को है ना शिफ्ट होना था लंदन, मुझे नेदरलैंड बिल्कुल पसंद नहीं है, ठंडा बहुत है, अपना कल्चर नहीं है, मगर चलो अब तो एक्सेप्ट कर लिया। अभी इतने साल हो गए तो अब क्या बोलने का। तो मुझे लंदन जाने का क्रेज़ था, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि ये बहुत चैलेंज करती है ना, मुझे कोई चैलेंज करे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैलेंज क्या है कि एक तुम्हारी इमेज बनती है चैलेंज से, कि तुमको कोई चैलेंज करे ना तो तुम बोलते हो। मैं तो बोलती हूँ, मेरे को तो है कि मुझे कोई चैलेंज करे ना तो मैं उसका 100% देती हूँ, मगर कोई चैलेंज नहीं करेगा तो मैं बोलूँगी छोड़ यार अभी करते हैं, उसको क्या इतना करने को सीरियस नहीं लेते। मतलब तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को चैलेंज किया, बोलते जाए तू इंडियन पासपोर्ट ले लेना तो शायद हम लोग लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। पहले तू पासपोर्ट तो ले, पासपोर्ट होगा तब तू जा पाएगी ना। मैंने बोला हाँ वो बात तो सही है, पासपोर्ट मुझे निकालना है, क्योंकि मेरी एक जिद थी। तो मैंने बोला चलो कोई भी रकम से, मैं इतना पढ़ती थी रातों दिन। मेरे हस्बैंड बोला अब तू पागल हो जाएगी, इतना भी मत पढ़ कि तू याद ही न रख पाए, क्योंकि मैं पढ़ती थी मगर मैं समझती नहीं थी। मेरे हस्बैंड बोलते एक पन्ना पढ़ मगर तू उसको समझ कि उसमें क्या लिखा है, क्या बोलना चाहते हैं। सेम एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर बोलते हैं सेन वक्त, जब मेरे को टेंशन आ जाता है ना तो मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, मैं कर नहीं पाऊँगी। इतना भगवान को प्रेयर करती हूँ, मेरा शरीर कांपने लगता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी मुझे टीचर ने बोला जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, नो मोर प्रेशर। कैसे बोला था उसने, हाँ मतलब यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि रिलैक्स हो जाओ। इसी की वजह से मैं, मेरे घर से 1 घंटा दूरी के रास्ता था। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा 10 बजे का पेपर था, मैं 8 बजे की वहाँ गेट के बाहर खड़ी हो गई थी। सोचो आप कि मेरे को कितना प्रेशर होगा। मेरे साथ जो दूसरी लड़की को भी जाना था वो बेचारी ने बोला कि मैं 7:30 बजे आ जाऊँगी, तुम मेरा वेट करना, हम दोनों साथ में जाएंगे। तो 7 बजे की ट्रेन, 7:15 बजे की ट्रेन थी। तो वहाँ पे खड़ी थी तो मैंने गार्ड्स को पूछा, मैंने बोला वर दी ट्रेन इज बैक। मैं बोली कहाँ जाएगी ये ट्रेन? तो बोला दी ट्रेन इज खातनार देनाग। तो हम बोली कि दी स्टॉपन इज वाला।
तो बोले बोले दिनांक जाएगी। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोली ये स्वालो में भी स्टॉप होगी? बोले या। तो मैं बिना सोचे विचारे में बैठ गई और मैंने ट्रेन में बैठ गई। मैंने बोला नहीं, मैं लेट नहीं होना चाहती, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी चलेगा, मगर मैं लेट नहीं होना। मेरी पहले से आदत है कि मेरी कोई भी अपॉइंटमेंट हो, मैं अपॉइंटमेंट से 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुंच जाऊंगी, मगर मैं लेट नहीं पहुंचूंगी। ये मेरा पंक्चुअल टाइम है। तो मैं पहुंच गई। मेरी फ्रेंड 7:30 बजे मेरे को स्टेशन पे खोजती है। मैंने उसको 2 दफ़ा फ़ोन किया, मगर वो साइकिल पे आ रही थी तो उसने फ़ोन नहीं सुना। तो मुझे बोले वार बेनियाई दक्षा। मैं बोली एक सी तो ट्रेन। बोले हैं? बोले अभी तो 7:30 बजे के हम लोगों के ट्रेन लेनी थी। कैसे तू गलत जगह तो नहीं चली गई? मैंने बोला नहीं, मैंने टीसी को 2 दफ़ा पूछा, प्लस अंदर जितने लोग बैठे थे सबको मैंने पूछ लिया। अंदर आते आते सीट पे जितने लोग थे मैंने सबको पूछ लिया। उसके बाद में भी टीसी आया टिकट चेक करने को, उसको भी मैंने फिर पूछा। सब सोचने लगे कि ये क्या, क्यों इतनी बार बार पूछ रही है। तो मैंने बोला कि नहीं, आज मेरा एग्ज़ाम है, मुझे थोड़ा टेंशन ज़्यादा है कि मैं कहीं गलत जगह तो ना पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरे को टाइम पे एग्ज़ाम देना है। ये है, एक तो फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी थी, कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी थी इंडिया की, मगर यहाँ की नहीं। तो वो मेरे बाजू में जो बैठे थे ना भैया, उन्होंने बोला, गोरे थे, बोले मफ्राउ रूस तक या बोले लेडी तू रिलैक्स हो जा, मेरे को भी स्वाला ही उतरना है। जब मैं उतरूंगा तो मैं तुझे बोल दूंगा, और मेरे को जहाँ जाना है वहाँ से ये 2 कदम की दूरी पे ही है। मेरे ट्रेन में से सामने दिखता था, टीचर ने भी बोला था कि ट्रेन में से तुमको वो खबाऊ दिखेगा। तो स्वाला का जब ट्रेन में अनाउंसमेंट हुआ कि अब स्वाला आने वाला, मैं कंटिन्यू देखती रही कि भाई मेरे को वो जहाँ जाना है वो दिखता है कि नहीं दिखता। इतना बड़ा बोर्ड मार के दिखा था। कभी भी आप भी जाओ तो देखना, मेरे ख्याल अभी भी वही होगा। तो वो स्टेशन के जस्ट सामने ही है। आपको स्टेशन से ऐसे उतर के सामने की साइड पे जाना है, वहाँ पे एग्ज़ाम का बड़ी बिल्डिंग है। तो मतलब कहने का क्या है कि टेंशन बहुत रहता है मेरे को, तो उसी की वजह से मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दी थी मैं फेल हुई थी, मगर सेकंड टाइम मैं भगवान को लेके गई। मैं एग्ज़ाम देने से पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की, वहाँ पे मैंने फ़ोटो रखा। तो टीचर बोलती है ये क्या है? मैं बोली मेरे गॉड है। बोले वो अच्छा। मैंने बोला मैं प्रेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, जस्ट रिलैक्स, आराम से। इतना सुकून से मैंने पहले अपने को डीप ब्रेथ किया। मेरे को स्कूल में सीखा है, क्योंकि टीचर को पता चल गया था कि मैं बहुत हाइपर हो जाती हूँ। तो टीचर ने मुझे बोला कि जस्ट डीप ब्रेथ डीप ब्रेथ डीप ब्रेथ, ऐसे 5-10 दफ़ा लेते 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 मैं रिलैक्स हो गई। उसके बाद में मैंने एग्ज़ाम दी। मैं सबसे लास्ट में निकली। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आधा घंटा में भी पेपर ख़त्म कर दिया। मगर सिचुएशन तीनों की सेम आती है। एक ऊपर क्वेश्चन रहेगा और नीचे 3 गो रहेगा, ABC 3 है, उसमें से आपको सही जवाब खोजना। मगर मेरे लिए क्या था, तीनों जवाब सिमिलर थे, तो मैं चूज ही नहीं कर पा रही थी कि कौन वाला लूँ। अगली दफ़ा मैंने क्या किया था पता है? मुझे पता था कि ये जवाब सही है, तो भी मैंने पागल ने दूसरा गलत जवाब निकाल लिया। मेरा एक ही पॉइंट कम पड़ा, उसी की वजह से शायद मैं वो मैं सही कर देती लास्ट मोमेंट पे तो मैं पास हो जाती। मुझे जवाब पता हुए मैंने गलत कर दिया, सोचो। तो सेकंड टाइम मैंने बहुत पहले मैंने क्या किया, जो जो समझ नहीं पाई ना वो क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। मेरे ख्याल 30 क्वेश्चन थे, तो मैंने आधा घंटा में सब सब क्लियर कर लिया। जो नहीं समझ पाती थी, आप भी कभी भी एग्ज़ाम में जाओ ना तो ऐसे ही करो कि जो समझ में आता है ना उसको पहले फील कर लो, जो समझ में नहीं आता है ना उसको छोड़ दो। क्योंकि जो समझ में आता है ना उसके लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा। और ये कंप्यूटर सिस्टम एग्ज़ाम थी,
यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ही एग्ज़ाम होती है। ड्राइविंग लाइसेंस की, स्कूटर लाइसेंस की, चाहे स्कूल की एग्ज़ाम ले लो, सब कंप्यूटर पे होती है। वो टाइमिंग आपका ख़त्म होगा, वो ऑटोमेटिक आपका ब्लॉक हो जाए, कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा। तो उसमें कोई फ्रॉड का चांसेस ही नहीं है कि आप बोल सकते हो कि उसने मेरा कुछ गलत क्वेश्चन मार्क कर दिया होगा या ऐसे नहीं। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम ही चलता है और कंप्यूटर सिस्टम से ही आंसर होता है। तो इसमें कोई छेड़खानी आपके क्वेश्चन आंसर में कर ही नहीं सकता। तो मैंने अब की क्या किया कि जो जो मैं समझती थी ना, वो आंसर को मैंने पहले फिल कर लिया, और जो मुश्किल लगता था उसको मैं है ना थोड़ा टाइम लिया। मैं भगवान को देखती थी, भगवान मेरी मदद कर दो, भगवान मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मुझे आज मेरा थोड़ा दिमाग चला दो कि मैं अच्छा आंसर दे पाऊँ। तो ऐसे करते 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 लास्ट में जब मैं कुर्सी पर से उठी तो मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ कि जैसे मैंने सब सही 90% मैंने सब सही आंसर दिए हैं। तो उसमें परसेंटेज लाना होता है मेरे ख्याल 75 आपको होना चाहिए, राइट। मतलब जैसे 30 में से आपका 25 क्वेश्चन आंसर सही होना चाहिए, 5 गलत होगा चलेगा। तो मेरा था अब की मुझे मिला था 78 ऑफ 80 मिला था मुझे। दल्ले मेरे 2 की 3 ही गलत थे, बाकी सब मेरे सही निकले। क्योंकि हमको जब आपके परसेंटेज अच्छे होंगे ना तो आपको रिपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट में होता है कि आपका कितना पॉइंट आपको मिला है, उस हिसाब से आपको बताते। जब आप फेल होते हो तो आपको नहीं बताते कि आपके कितना क्वेश्चन आंसर सही थे या गलत थे। तो ऐसे करते करते मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत पागल हुई, इतनी मैंने गलतियाँ की यहाँ पे। फिर मैंने है ना एग्ज़ाम ख़त्म कर ली, दूसरी एग्ज़ाम भी, चारों एग्ज़ाम मेरी हो गई। टीचर ने मुझे मदद की। मेरे पास 10 मिनट का टाइम था। भले मैंने अच्छा किया, 10 मिनट पहले मैंने पेपर गई देने और सर ने मेरा पेपर देख लिया कि मैंने थोड़ा गलत लिखा है। तो अब मैंने बोला शिट, अब मैं क्या करूँ। मैंने बोला सर मुझे दूसरा क्वेश्चन आंसर मिल सकता है? बोले नहीं, अब नहीं मिल सकता है। जो मैंने फ्रेंड को लेटर लिखा था वो सब मैंने राइट किया फटाफट। सर बोलते कि ऊपर खाँच खाँच के सही से लिख दो। तो मैंने फटाफट लिख दिया। और मैं है ना अपनी चीज़ें कभी छुपाती नहीं हूँ, मैंने ओपनली। फिर उसके बाद में गए हम लोग स्कूल में टीचर को मिलने के लिए, क्योंकि टीचर ने बोला था कि जब पेपर ख़त्म हो जाए और आपके पास टाइम हो तो आप आना, आप एडवाइस देना दूसरों को कि आपके पेपर कैसे गया और कैसे आपने उसको फिल किया। तो हम लोग गए उसके बाद में टीचर को बताने को। तो टीचर को मैंने ये प्रोसेस बताया। तो दूसरी टीचर क्या बोलती है, बोले ये चांसेस कम है कि ये पास होगी, ये फेल ही हो जाएगी। क्योंकि जो मेरी सिचुएशन थी, लोग ऐसी चीज़ें छुपा लेते हैं ना कि नहीं भाई हमको क्या लोग सोचेंगे, शर्म लग जाएगी, हमारी गलती नहीं, हम बताएंगे, हम अच्छा अच्छा ही चीज़ बोलेंगे। नहीं, गलत चीज़ भी बतानी चाहिए, क्योंकि दूसरे दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलता है ना। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या ये होगी तो हमको शायद मे बी ऐसे मदद मिल सकती है। तो मगर वहाँ पे मैं थोड़ी रोने जैसी हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि शिट यार, इतनी गलती की वजह से मैं फ़ेल हो सकती हूँ। क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था, मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा था। मेरा पोर्टफोलियो का जो बोलने का जो एग्ज़ाम था वो मेरा 100% आया। सोचो, मेरी लैंग्वेज नहीं होते हुए मैं 100% आया। मेरा उसमें एक मार्क भी नहीं कटा। वो पहली वाली एग्ज़ाम में भी नहीं कटा, इसमें भी नहीं कटा था। मगर लिखने वाली जो थी, थ्योरी बोलते हैं यहाँ पे, उसमें मेरे मार्क्स कट गए। तो मैं रोने जैसी हो गई। मगर टीचर ने अप्रिशिएट किया। टीचर बोले ना मत दिल दुखा, तू पास हो जाएगी। हम लोग होप करते हैं कि हम लोगों को होता है कि तू पास हो जाएगी। सब स्टूडेंट्स ने बोला, जो लड़की मेरे साथ एग्ज़ाम दी थी उसने भी बोला कि नहीं दक्षा, याई gaat niet डिप्रेस, याई मुँह तो बेस्ट खदान, याई मुँह तो कसला। मतलब वो बोलते कि तूने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तूने भी अपना अच्छा एग्ज़ाम दिया है, तो पास हो जाएगी।
मैं भी होप करती हूँ, मैं भी प्रे करती हूँ। तो देखो, एक सच बात बोलने से कितना दिल को सुकून मिलता है कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। बल्कि मैंने हताश ले ली थी कि भाई मैं एग्ज़ाम में फ़ेल ही हो जाऊंगी, मगर सबने मुझे अप्रिशिएट किया कि नहीं नहीं, तुम पास ही होगी, तुम टेंशन मत करो। मगर वो टीचर का मैंने ऐसे ऐसे देखा ना, तो मैं समझ गई कि ये मुझे बोल रही कि मैं पास नहीं होगी। 50-50 था, शायद हो भी जाऊं शायद ना भी हो वैसे। मगर 2 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। टीचर ने बताया दक्षा बन यही फसला। हम बोली वाह। रिजल्ट दिखाया, बोले पॉइंट जो तुमने चेक मार्क किया था उसमें तुम्हारा पॉइंट कटा, मगर पॉइंट पे तुम पास हो गई। मैंने बोला चलो रे बाबा, सिर का दर्द तो ख़त्म हुआ, चाहे पॉइंट में पास हुई मगर हो तो गई ना। अच्छा, तो उसके बाद में अब पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस था, ये पासपोर्ट अप्लाई करने का। उसमें वहाँ पे काउंटर पे आपको कोई मदद नहीं करेगा, मदद करेगा मगर आपकी जो सिस्टम का काम है आपको खुद करना पड़ेगा। अब मैं इतना टेंशन में, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने पासपोर्ट अप्लाई करने का पॉइंट पे किया, मैंने बोला सर आप मेरी मदद कर सकते हो? बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, मगर मैं तुमको बता सकता हूँ तुमको क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताऊँगा, उस हिसाब से तुम टिप करो। पाछे इतनी लंबी लाइन लग गई, मैं इतनी टेंशन में। सर बोले जस्ट रिलैक्स, चाहे जितनी लंबी लाइन होने दो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम अपना काम खुद सही से करो। तो मैंने बोला अच्छा चलो। मैंने अपॉइंटमेंट बनाई, गई वहाँ पे फिल किया, तो बोले 8 वीक का तुमको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनानी है, तो नेक्स्ट संडे तुम आके अपॉइंटमेंट बना लो, तो उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। अब मेरी समझ में उल्टा आया, मैं बहुत उल्टा समझती हूँ, मेरी समझ में उल्टा आया कि मैं अपॉइंटमेंट लिए बगैर भी मैं पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ। मैं दूसरे हफ्ते मंडे को, ट्यूसडे को यहाँ पे पासपोर्ट का 9 से 11 बजे तक ही अप्लाई होता है। मैं दूसरे हफ्ते फिर गई, फिर उसने मुझे बोला कि नहीं तुमको सौंदर्य अपॉइंटमेंट, पहले ऐसे बोला सौंदर्य अपॉइंटमेंट भी तुम अप्लाई कर सकते हो, उसका मतलब कि तुमको अपॉइंटमेंट लेने को ज़रूरी नहीं है, तुम अपॉइंटमेंट बिना लिए बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। मेरी समझ में ये आया, ताकि मेरे हस्बैंड बोलते रहे कि अपॉइंटमेंट तो लेनी ही पड़ेगी, मगर अपॉइंटमेंट मिलती थी 1 महीना बाद, मगर मुझे इसको लेने की बहुत जल्दी थी, मेरा दिमाग काम ही नहीं करना था। मैंने बोला नहीं, मैं अपॉइंटमेंट लिए बगैर ही मैं इसको अप्लाई करूँगी। दूसरे हफ्ते में गई, दूसरे हफ्ते भी सेम सिचुएशन, उसने बोला सुंदर अपॉइंटमेंट कर सकते हो मगर तू अगले हफ्ता आओ। तो तीसरे हफ्ते फिर मैं गई, तो वो लेडी बोलती है कि तू 2 हफ्ता से आ रही हो, 2 हफ्ता से वापस जा रही हो, तुम अपॉइंटमेंट क्यों नहीं बना रही हो? मैंने बोला यहाँ पे लिखा है सौंदर्य अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो बोले सौंदर्य अपॉइंटमेंट तो आके यहाँ इंफॉर्मेशन ले सकते हो, अप्लाई करने के लिए मस्ट आपको अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी, उसके बगैर आपका प्रोसेस नहीं शुरू होगा। मैं बोली ओ शिट, ऐसे बात है? तो बोले तू पहले अपॉइंटमेंट बना ले फिर आ। तो मैंने बोला मैडम मेरे को कोई मदद नहीं करता है, मेरे हस्बैंड वेल करते थे मगर उस टाइम पे मेरा दिमाग ही पता नहीं एकदम ब्लैंक हो गया था। तो वो लेडी इतना प्यारी थी बेचारी, को मेरे पे दया आ गई ऑब्वियसली। उसको मेरे पे दया आ गई, उसने बोला अच्छा चलो मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट बना देती हूँ, ठीक है। मैं इतनी खुश हो गई, मैं बोली अब कितने हफ्ते लगेंगे? बोले 8 हफ्ते लगेंगे पासपोर्ट अप्लाई करके आने को। मैं बोली ओ शिट, 8 हफ्ते? मुझे तो यहाँ एक एक दिन निकालना इतना मुश्किल था। तो मैंने बोला अच्छा चलो, तो उसने अपॉइंटमेंट बना दी, तो फिर बोलते 875 यूरो भरने के। मैं बोली बाप रे इतना ज़्यादा? बोले या। तो उसके 1 साल पहले ही मैंने फर्बलाइफ फर्किनिंग का भरा था 375 यूरो, मगर अब क्या करें, लेना है पासपोर्ट तो फिर भरना तो पड़ेगा। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। उसने मेरी दूसरे 2 हफ्ते बाद उसने मेरी अपॉइंटमेंट बना दी। मैं गई, मैंने सब प्रोसेस के कागज़ थे, मेरा मैरिड सर्टिफिकेट था, पता नहीं अभी तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि इतना इतना साल हो गया मैं सब भूल गई कि कैसे मैंने अप्लाई किया था।
मेरे स्कूल का सर्टिफिकेट था, मेरा नीफो ट्वेई का मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो सब सर्टिफिकेट लेके गई थी। प्लस मेरा जो कार्ड था वो ले गई, इंडियन पासपोर्ट भी ले गई थी, फ़ोटो मांगे थे, मेरे ख्याल 2 या 4 फ़ोटो भी मांगे थे, वो भी ले गई। फिर और शायद पता नहीं क्या चीज़ें थी। तो वो सब देने के बाद में फिर मेरा अप्लाई हुआ पासपोर्ट का प्रोसेस। हाँ, इतना रिलैक्स हुई। फिर 8 हफ्ता बाद घर पे लेटर आया कि तुम्हारा पासपोर्ट आ गया है, आके तुम ले जाओ। मैं ले आई। अब मैंने मेरे हस्बैंड को बोलो चलो अब तो पासपोर्ट आ गया, अब तो जाना है लंदन। बोले काहे का लंदन, बैठो घर में। बोले काहे का लंदन। मैंने बोला क्यों, तुमने तो बोला था, तुमने क्यों बदमाशी की। मैंने बोला ऐसे थोड़ी होता है। बोले तू सीधी उंगली से घी नहीं निकलता था ना, इसी के लिए मैंने तेरे को चैलेंज किया। देखा, चैलेंज किया तो तूने आज पासपोर्ट निकाल दिया, नहीं तो तू सालों लग जाते तू पासपोर्ट नहीं निकालती। मैंने बोला अच्छा चलो ये भी अच्छी बात है, पासपोर्ट तो आ गया, अब ठीक है। क्योंकि इंडियन पासपोर्ट की जितना वैल्यू बाहर नहीं है, उतनी ये पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया भर में बहुत सारी है। अच्छा, उसके बाद में तो हम लोग लंदन घूमने को तो गए बस में। मेरे हस्बैंड बोलते चले तेरी ख्वाहिश तो मैं पूरी करूँगा, चले हम 3 दिन घूमने को जाते। तो फिर हम लोग टूर में गए बस में घूमने को। पासपोर्ट तो ऐसे ऐसे देख के ये लोग जैसे इसको फ्रॉड बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपको बताऊं, इसमें है ना ट्रांसपेरेंट, ये जो मेरा मेरा फोटो है ना पूरा दिखता है। मैं जब इंडिया उतरती हूँ ना बॉम्बे एयरपोर्ट पे, तो सब ऑफिसर खाली पासपोर्ट देखते रहते हैं। बोले वो दूसरे ऑफिस, कितना फक्र होता है ना कि लोगों को कितना ये काफी मोटा है, जैसे दल्ले एगो 3-4 कार्ड जमा कर देना उतना मोटा है ये। तो वो ऑफिसर लोग बोले मैडम आप कहाँ से हो। मैंने बोला सर मैं हूँ गुजरात से, मगर मैं नेदरलैंड में रहती हूँ। बोले आपका पासपोर्ट का ऐसे हमने सील्ड आता है अमेरिका वालों का भी, मैंने कभी किसी का देखा नहीं। अब कि मैं फ़्लाइट में कभी जाऊंगी ना तो मैं दूसरी कंट्री के लोगों का भी मैं बोलूँगी। मेरे ख्याल तो कोई दिखाता नहीं है, मगर जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन के लिए तो मैं बोलूँगी उनको कि दिखाओ। इतना मुझे फ़क्र हुआ, इतना खुशी हुई। 3-4 ऑफिसर्स बड़े बड़े आके देखते हैं, बोले देखो मैडम का पासपोर्ट कितना प्यारा है। बोले देखो ये सील्ड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ है ना ऐसे एयरपोर्ट पे ऐसे ऊपर करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटे वाला फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो वो पूरा पीछे दिखता है ये कार्ड के अंदर यहाँ पे। तो उसका मतलब समझो कि ये ओरिजिनल पासपोर्ट है, इसको कोई बना ही नहीं सकता। मगर पता नहीं बना भी ले, हाँ मैं किसी को चैलेंज नहीं करती। अभी मैंने देखो चैलेंज कर दिया, किसी ने बना दिया, मेरे पे मुसीबत ना आ जाए। मैं किसी को चैलेंज नहीं करती भाई, मगर कहने का है कि ये देखो मैं ऑस्ट्रेलिया गई, मैं इतनी पागल ऑस्ट्रेलिया गई, मगर मैं भूल गई मेरे भाई को बोलती कि तेरा पासपोर्ट दिखा कैसा है, मैं देखना चाहती थी। क्या ये तो बहुत अच्छा है, एगो एगो नया व्लॉग बनाऊंगी मैं कि दूसरी कंट्री के लोग जो होंगे ना, मेरे को 2-3 लोग जानने वाले हैं, उनको मैं बोलूँगी तुम्हारा कंट्री का पासपोर्ट दिखाओ ना, अच्छा लगता है ना। अच्छा, ये तो एक अच्छी चीज़, देखो आपसे बात करते करते देखो कितना अच्छी चीज़ मुझे मेरे मेरे पास आए थे। मेरी स्कूल में थे, सीरिया के थे, तुर्की के थे, ईरान के थे। फिर एक लड़की, मैं जब आइस स्केटिंग करती थी तो वो अमेरिका की भी थी, पोर्टुगल के भी थे। काफ़ी सारे देश के लोग होते, मगर यहाँ बहुत प्यार से रहते, सब एक एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते, बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी मेरी पासपोर्ट की जर्नी। बहुत महंगा पड़ा पासपोर्ट, मगर अब लाइफ टाइम की छुट्टी। ये मुझे मिला है 10 साल का।
10 साल के बाद मुझे फिर इसको रिन्यू करना है। और ये जो पीओ कार्ड है, पीओ कार्ड तो मेरा लाइफ टाइम का हो गया। कभी आप देखो, इंडियन हो या आप दूसरी कंट्री के भी हो, प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपके पास जो नेदरलैंड पासपोर्ट या दूसरी कंट्री का भी पासपोर्ट होगा तो आप ये पीओ कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आप अमेरिका में रहते हो या लंदन में रहते हो, मेरे ख्याल 90% सबको पता ही है पीओ कार्ड, मगर मुझे नहीं पता था। इसी के लिए मैंने आज ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया। ये हमारा इंडिया का है, ये अहमदाबाद से बन के आता है। जो मैं इंडिया में रहती ना तो मुझे वहाँ पे हाथ टू हाथ मिल जाता तो और जल्दी होता, मगर क्या है कि मेरी टिकट आ गई थी और मेरे पास पीओ कार्ड नहीं था, तो मैं एम्बेसी में मैंने बहुत लड़ाई की थी। तो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, वो लोगों को मैं लेके जाती थी, इतनी परेशान हुई थी। यहाँ पे भी अपनी इंडिया की एम्बेसी उतना नहीं सुनती है जितना नेदरलैंड के लोग सुनते हैं। जो सच है वो सच है भाई, उसमें मैं किसी की तरफदारी नहीं करती, मगर मुझे रिस्पॉन्स यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया दान इंडिया के लोगों ने। एम्बेसी में तो काम उतना